कैसर व किसरा सिलसिलेवार कहानी। दोस्तों, आप सब से गुजारिश है कि सही मालूमात आप तक इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर करें। आसिम फिर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। बिलाखिर उसने गर्दन उठाकर फरमस की तरफ देखा और कहा, माजी के दामन में मेरे लिए अब सपनों और यादों के सिवा कुछ नहीं। मैं एक दरख्त की टूटी हुई शाख की तरह हूँ जिसे दरिया की तुग़यानियों कोसों दूर किसी टापू के किनारे से पहुँचा देती है। अब मुझे वापस जाने के लिए हवादिस के उस सैलाब का रुख बदलना पड़ेगा जो मुझे शाम और मिस्र के रास्ते यहाँ ले आया है, और ये मेरे बस की बात नहीं। अपने माजी की गुज़रगाह पर अगर मैंने कोई नखलिस्तान देखा था तो ये मेरी निगाहों का फ़रेब था। अगर मैंने किसी दरख्त की ठंडी छाँव में बैठने की तमन्ना की थी तो ये मेरी नादानी थी। मैंने मायूसी की तारीक आंधियों में जो चिराग जलाए थे वह बुझ चुके हैं। अब मैं अपने आप को ये फ़रेब देने की कोशिश नहीं करूँगा कि आबनाए बासफोरस के पास मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। फरमस ने सवाल किया, क्या ये मुमकिन है कि तुम उस ईरानी लड़की को भूल जाओ जिसकी एक मुस्कुराहट तुम्हें अपनी जान पर खेलने पर आमादा कर सकती थी? आसिम ने जवाब दिया, बाज़ शराब इतने नज़र फ़रेब होते हैं कि इंसान उनके पीछे दम तोड़ देता है। मैंने भी एक शराब देखा था, लेकिन अब वो मेरी निगाहों से ओझल हो चुका है। अब मुझे सिंध की दोस्ती और ईरानी फ़ौज के साथ कारनामे मजाक मालूम होते हैं। ज़माने के हवादिस ने मुझे उस खुद एतमादी से महरूम कर दिया है जो कि इंसान को शराब के पीछे भागने पर आमादा कर सकती है। अब अगर कोई शराब एक हकीकत बनकर मेरे सामने आ जाए तो भी मुझे उसकी तरफ कदम उठाने का हौसला नहीं होगा। अब मेरी तमाम दिलचस्पियां सिर्फ ज़िंदा रहने तक महदूद हैं। मुझे यकीन है कि अब मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। कुस्तुनतुनिया में अगर मेरे लिए कोई बात तकलीफ़ का बायस है तो ये है कि मैं यहाँ बेकार हूँ। अगर मैं अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए कोई काम तलाश न कर सका तो मुझे अंदेशा है कि सीन की तरह कलाडियुस की दोस्ती भी मुझे एक बार फिर एक ऐसे सिपाही की ज़िंदगी इख्तियार करने पर मजबूर न कर दे जो किसी मकसद या उसूल की खातिर सीना सपर होने की बजाय अपनी बेमकसद और बेकैफ ज़िंदगी का जवाज़ साबित करने के लिए तलवार उठा लेता है। अब मुझे ईरान की फतूहात और रूम के मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं अपनी किताब हयात का नया वर्क उलट चुका हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन कुस्तुनतुनिया में गुजारने पड़ेंगे। मैं शुमाल या मगरिब में वहशी कबाइल के हमलों के वाक़यात सुनता हूँ तो कभी कभी मेरे दिल में फिर एक बार तलवार उठाने का शौक़ करवटें लेने लगता है। लेकिन फिर मेरे सामने जब ये सवाल आता है कि क्या मेरे खून के चंद कतरों से जुल्म और वहशत की वो आग बुझ जाएगी जो कभी कैसर और किसरा के ऐवानों और कभी खाना बदोशों के ख़ीमों से नमूदार होती है, तो मेरे हौसले सर्द हो जाते हैं। मुझे इस तल्ख़ हकीकत का एतराफ़ करना पड़ता है कि मैं एक मामूली इंसान हूँ और अपनी हुदूद से बाहर निकलने के बाद मैंने हमेशा ठोकरें खाई हैं। अगर मेरे जैसे मामूली इंसान कैसर और किसरा के झंडे उठाने की बजाय अपने हाल पर काने रह सकते हैं तो शायद इस दुनिया की हालत बेहतर होती। फरमस ने कहा, आसिम, तुम एक मामूली आदमी नहीं हो। बाज़ हालात में तलवार निकालने की बजाय तलवार को नयाम में डालने के लिए ज़्यादा हौसले और जुर्रत की ज़रूरत होती है। मुझे मालूम नहीं कि कल तुम्हारा फ़ैसला क्या होगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें समझने में गलती नहीं की तो तुम उन लोगों से मुख्तलिफ हो जो गुमनामी और बेचारगी की ज़िंदगी पर काने रह सकते हैं। कुदरत ने तुम्हें पामाल राहों पर चलने के लिए पैदा नहीं किया। अगर ये बात होती तो तुम यसरब से निकल कर यहाँ तक न पहुँचते और आज तुम्हारी दिलचस्पियाँ सिर्फ अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने या अपने ख़ानदान या अपने कबीले का बोलबाला करने तक महदूद होती। लेकिन कुदरत ने तुम्हें अपने लिए नए रास्ते तलाश करने की हिम्मत दी थी। और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि ज़माने का कोई इनकलाब तुम्हारी इस हिम्मत पर असरअंदाज नहीं हो सकता। सेहत की ख़राबी के बाद तुम्हारे ख़याल में जो तब्दीली आई है वो मेरे नज़दीक आर्जी है। जब तुम्हारी खोई हुई तवानाई वापस आ जाएगी तो तुम्हारे सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। बहरहाल मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। अगर तुम एक सराय में काम करके मुतमईन रह सकते हो
तो मैं 1 हफ्ता के अंदर अंदर सारा इंतज़ाम कर लूँगा। अगर ईरानी फ़ौज का एक नामवर सालार इस काम में कोई सुबकी महसूस नहीं करता तो मैं भी, जिसने सारी उम्र ये काम किया है, किसी की नाराज़गी या तकलीफ़ की परवाह नहीं करूँगा। आसिम, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी रफ़ाक़त को मैं कुदरत का इनाम समझूँगा। आसिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 1 हफ्ता बाद आपको शिकायत नहीं रहेगी कि मेरी सेहत ख़राब है। अगले रोज़ दोपहर के वक्त फर्मस मकान का सौदा चुकाने के बाद वापस आया तो क्लाउडियस मेहमान खाने के एक कमरे में आसिम के पास बैठा हुआ था। उसने फर्मस को देखते ही सवाल किया, कहिए कोई कामयाबी हुई? फर्मस जवाब देने की बजाय परेशान सा होकर आसिम की तरफ देखने लगा और वह बोला, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं उन्हें बता चुका हूँ कि आप मेरे लिए एक सराय ख़रीद रहे हैं। क्लाउडियस को कैसर की तरफ से एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि उनसे इजाज़त हासिल कर ली जाए। फर्मस क्लाउडियस की तरफ मुतवज्जह हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, मुझे हरकुलिया के करीब एक अहम चौकी की हिफाजत पर मुतय्यन किया गया है। मैं अभी कैसर और सिपह सालार से मिलकर आया हूँ। उन्होंने मुझे सुबह होते ही कमक के दस्तों के साथ कूच का हुक्म दिया है। फर्मस कुछ कहे बगैर उनके करीब एक कुर्सी पर बैठ गया। क्लाउडियस ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, देखिए आसिम के मुतालिक मेरे जज्बात आपसे मुख्तलिफ नहीं। मुझे मालूम है कि उन्हें एक दिन के लिए भी बेकार बैठना पसंद नहीं और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब ये अच्छी तरह तंदुरुस्त हो जाए तो उन्हें किसी मौजू काम पर लगा दिया जाए। मौजूदा हालात में कुस्तुनतुनिया को सबसे ज़्यादा सिपाहियों की ज़रूरत है और मैं किसरा की फ़ौज के एक तजर्बाकार सालार के लिए यहाँ भी कोई इज़्ज़त का मकाम हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे दोस्त को अपने साथ घसीटना पसंद नहीं करूँगा जो अपनी तलवार नियाम में डाल चुका है। अब अगर ये सराय के कारोबार में खुश रह सकते हैं तो मुझे भी खुश होना चाहिए, बल्कि मैं यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर ये अपनी खुशी से एक अदना मजदूर का पेशा इख्तियार कर लें तो भी मैं उनका दोस्त कहलाने में फ़ख्र महसूस करूँगा। आसिम ने मुझे ये नहीं बताया, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि उसकी तरह आप भी मुझे अपनी खिदमत का मज़ीद मौका देना पसंद नहीं करते। अगर आप ये ख्याल करते हैं कि मैं कुस्तुनतुनिया में आपकी आज़ादी पर कोई पाबंदी आयद करना चाहता हूँ या ऐसे कारोबार से मेरी तज़हीक होगी तो आप गलती पर हैं। अगर बाबलून में एक मामूली सराय का मालिक मेरे नज़दीक दुनिया के तमाम इंसानों से ज़्यादा काबिल एहतराम हो सकता था तो यहाँ भी अक़ीदत और एहतराम का वो रिश्ता कायम रह सकता है। अंतुनिया ने यहाँ पहुँचते ही मुझसे कह दिया था कि आप काम के बगैर खुश नहीं रह सकते, लेकिन आपको ये परेशानी है कि जो काम आप जानते हैं वो हमें पसंद नहीं आएगा। आज जब आसिम ने मुझे ये बताया कि आप उसके लिए सराय का सौदा कर रहे हैं तो मेरे लिए ये समझना मुश्किल ना था कि इस कारोबार में आप भी उसके साथ शरीक हैं। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने बाप के साथ बात कर चुका हूँ, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी सराय इतनी शानदार हो कि ऊंचे तबके के लोग वहाँ ठहरने में इज़्ज़त महसूस करें और उस मकसद के लिए वो आपको एक माकूल रकम कर्ज देने के लिए तैयार हैं। फर्मस ने इत्मीनान का सांस लेते हुए अपने दामाद की तरफ देखा और कहा, अगर मुझे मालूम होता कि आपके वालिद इस कदर वसीउ नज़र हैं तो मुझे इस कदर परेशानी ना होती, लेकिन मैं मौजूदा हालात में किसी वसी पैमाने पर कोई कारोबार शुरू करना मुनासिब ख्याल नहीं करता। अब मैं मकान ख़रीद चुका हूँ और जो थोड़ी सी पूंजी हमारे पास बच गई है वो काम शुरू करने के लिए काफ़ी है। जब हालात बेहतर हो जाएंगे मुझे आपके वालिद से मदद लेने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। एक नौकर ने दरवाजे से अंदर झांकते हुए कहा, वलीरस तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्हें यहाँ ले आओ। क्लाउडियस ने जवाब दिया। नौकर वापस चला गया और चंद सानिये बाद वलीरस कमरे में दाखिल हुआ। आसिम, फर्मस और क्लाउडियस उठकर खड़े हो गए और वह उनके साथ बारी बारी मुसाफा करने के बाद एक कुर्सी पर बैठकर क्लाउडियस से मुखातिब हुआ, मैं सिर्फ आपको अलविदा कहने के लिए आया हूँ। सुबह तक कर्ताजना से रसद लाने वाले जहाज़ बहरे मामूरा में दाखिल हो जाएंगे और मैं आज रात उसकी हिफाजत के लिए जंगी जहाज़ों का एक बेड़ा लेकर रवाना हो जाऊँगा। क्लाउडियस ने कहा, यह अजीब बात है कि मैं भी अलसुबह कुस्तुनतुनिया से कूच कर रहा हूँ।
और अभी तुम्हारी तलाश में निकलने का इरादा कर रहा था। अब कहाँ जा रहे हैं? मुझे हरकुल्या के महाज की कमान सौंपी गई है। वह कुछ देर खामोश बैठे रहे। बिलाखिर वलीरस ने कहा, आप वहाँ तन्हा जा रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ से एक कमक के साथ जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप अपनी बीवी को साथ लेकर तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे वहाँ के हालात मालूम हैं। वलीरस, मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आसिम मेरी गैर हाजिर में एक दोस्त की कमी महसूस न करे। उसने जवाब दिया, मैं आपके साथ ये वादा कर सकता हूँ कि इस मुहिम से फारिग होने के बाद मैं दिन में कम अज़ कम एक बार ज़रूर उसके पास आया करूँगा। आसिम यहाँ सराय का कारोबार शुरू करना चाहता है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मौजूदगी में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। सराय का कारोबार? वलीरस ने हैरत ज़दा होकर पूछा। हाँ, और अंतुनिया के वालिद उसके साथ शरीक होंगे। वलीरस ने कहा, यह बात तो मेरी समझ में आ सकती है कि जो शख्स ईरानी फ़ौज में शोहरत और कामयाबी की मनाजिल तय कर चुका है, वो अपनी ज़िंदगी का रास्ता तब्दील करने के बाद भी हमारी फ़ौज के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। लेकिन एक सिपाही के मुतालिक ये सोचना कि वो सराय भी चला सकता है मेरी समझ से बालातर है। अगर आसिम आपकी मेहमान नवाजी से उकता गया है तो मैं उसके लिए फ़ौज से बाहर भी कोई मौजू मुलाजमत तलाश कर सकता हूँ। क्लाउडियस ने कहा, वलीरस, अब इस मौजू पर बहस की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम नहीं कि कल आसिम के ख़यालात क्या होंगे, लेकिन इस वक्त उसका यही फ़ैसला है। मुझे सिर्फ यही साबित करना है कि मैं अपने मोहसिन की हर ख्वाहिश का एहतराम कर सकता हूँ। वलीरस ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, मैं बहस नहीं करता और मैं ये वादा करता हूँ कि फुर्सत के लम्हात में उनके सराय मेरी और मेरे तमाम दोस्तों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहेगी। अगर मुझे कोई गैर मुतवक्का हादसा पेश न आ गया तो मैं 4-5 दिन तक वापस आ जाऊँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। वलीरस ने कुर्सी से उठकर क्लाउडियस की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने कहा, तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगे? नहीं, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। अच्छा, तो मैं दरवाजे तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्लाउडियस की देखा देखी फरमस और आसिम भी उठकर वलीरस के साथ चल दिए। दरवाजे से बाहर निकलकर उसने यके बाद दीगरे उनके साथ मुसाफा किया। जब आसिम की बारी आई तो उसने झिझकते हुए सवाल किया, अगर आप बुरा न माने तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी मुहिम ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं? नहीं, वलीरस ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मुझे यकीन है कि मैं इस मुहिम से सही सलामत वापस आऊँगा। ईरानी बेड़े के मुतालिक जो इत्तलाआत मिली हैं उनके पेश नज़र हमें किसी मज़ाहमत की तवक्को नहीं। इन दिनों दुश्मन का कोई जहाज़ मशरिक़ी साहिल के अड्डों से ज़्यादा दूर नहीं आता, लेकिन वह अपनी बहरी क़ुव्वत में बतदरीज इजाफ़ा कर रहे हैं और उनका यह आर्ज़ी सुकून किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ीमा हो सकता है। मैं जब कुस्तुनतुनिया से दूर होता हूँ तो मुझे हर आन ये ख़दशा महसूस होता है कि मेरी वापसी तक इस शहर के बाशिंदे किस हाल में होंगे। मैं ईरानियों से ज़्यादा इन वहशियों के मुतालिक परेशान होता हूँ जो किसी वक्त भी आंधी और तूफ़ान बनकर यहाँ नाजिल हो सकते हैं। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे कुस्तुनतुनिया की खामोश दीवारों से ये सवाल पूछने की ज़रूरत पेश न आए कि बाज़ नतीनी सल्तनत के आखिरी मुहाफ़िज़ कहाँ हैं। क्लाउडियस ने मुस्तरब होकर, वलीरस, मुझे ये तवक्को न था कि तुम इस कदर मायूस हो जाओगे। उसने जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि मुझे मुस्तक़बिल की तारीक गुज़रगाहों पर उम्मीद का कोई चिराग दिखाई नहीं देता, लेकिन ये एक वक्त इस मौजू पर बहस करने के लिए मौजू नहीं। अगर मुझे ये यकीन न होता कि आसिम एक हकीकत पसंद इंसान है तो मैं उसे परेशान करने की कोशिश न करता। मेरे ख़्याल में एक ऐसे आदमी को मुस्तक़बिल के ख़दशात से आगाह करना ज़रूरी था जो कुस्तुनतुनिया को आफ़ियत का घर समझकर आपके साथ आया है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। क्लाउडियस कुछ कहना चाहता था, लेकिन वलीरस उसे मौका दिए बगैर वहाँ से चल दिया। अगली सुबह क्लाउडियस भी कुस्तुनतुनिया से रवाना हो चुका था और चंद दिन बाद आसिम और फरमस शहर से बाहर अपनी छोटी सी सराय का काम संभाल चुके थे।